प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने पिछले वीडियो में जो कवि बिहारी की लोकप्रियता के आधारों की समीक्षा कर रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला बिंदु है हमारा प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों की तरह ही बिहारी का प्रकृति चित्रण भी अधिकांशतः परंपरागत शैली का बन पड़ा है। इसका कारण शायद यही था कि रीतिकालीन कवियों की दृष्टि को राजप्रसादों में हो रही रंगरेलियों को देखने से ही अवकाश प्राप्त नहीं होता था। एक आलोचक का कहना है, इस काल के कवियों ने सांसारिक वैभव तथा सौंदर्य के तो प्रत्येक रूपों का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, उन्हें आत्मसात भी किया था, किंतु प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में विचरण करके उसके सहज सौंदर्य से अभिभूत होने का अवसर इन्हें कम ही मिला था। यही कारण है रीतिकालीन कवियों का प्रकृति चित्रण परंपराबद्ध है। बिहारी ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। प्रकृति के आलम्बन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण, उपमान रूप आदि आदि वर्णन हमें उनके इस काव्य में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध ठोर ठोर झोंरत झपत भोर झोर मधु अंध। प्रकृति के इस रूप को देखकर कवि को अपार आनंद की अनुभूति होती है और प्रकृति के जिस रूप के माध्यम से वह इस अनुभूति को व्यक्त करता है उसे प्रकृति का आलम्बन रूप कहते हैं। अगले दोहे में हम देखें तो कवि बिहारी ने हेमंत ऋतु का वर्णन भी इसी आलंबनात्मक रूप में ही किया है। ज्यों ज्यों बढ़ती विभावरी त्यों तो बढ़त अनंत, ओक ओक सब लोक सुख कोक शोक हेमंत। इस विषय पर संगत प्रकरण के अंतर्गत विस्तार से विचार कर सकते हैं। इस संदर्भ में केवल यही समझ लेना आवश्यक है कि प्रकृति का सौंदर्य बिहारी सत्सई की एक विशेषता रही है। अगला बिंदु देखें तो अन्योक्ति और व्यंग्योक्ति का प्रयोग। कविवर बिहारी लाल ने अपनी सत्सई में अन्योक्ति और व्यंग्योक्ति का अत्यंत सफल प्रयोग किया है। अन्योक्ति का आशय है प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ की प्रतीति। अभिव्यंजना को अधिक सशक्त और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए अन्योक्ति का आश्रय लेते हैं। बिहारी ने अन्योक्तियों का बहुल प्रयोग किया है और इस संबंध में दो मत नहीं हो सकते कि कम से कम इस क्षेत्र में बिहारी की टक्कर का अन्य कोई कवि रीतिकाल में नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए बिहारी का यह सुप्रसिद्ध दोहा देखा जा सकता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवा। इस दोहे का अभिधार्थ इस प्रकार है कि हे भ्रमर, जिस कली के साथ तू बंधा हुआ है अभी तो उस कली में न पराग ही है, न मकरंद ही है और न अभी यह पूर्णतः विकसित ही हो पाई है। जब अभी से तेरा यह हाल है, तो इसके सौंदर्य में इस तरह से आबद्ध हो गया है, तो तब तेरी क्या स्थिति होगी जब ये कली पूरी तरह से विकसित हो जाएगी, पराग मधु से मकरंद से युक्त हो जाएगी, तब तेरी क्या दशा होगी। इस संबंध में यह उल्लेख है कि बिहारी ने इस दोहे की रचना विलास और वासना के रंग में डूबे हुए राजा जयसिंह को सचेत करने के लिए की थी। इस दृष्टि से इस दोहे का निहितार्थ इस प्रकार होगा कि हे राजा जयसिंह, जिस नवपरिणता के मोह पाश में बंधकर तुम अपने राजकाज के कर्तव्यों को भूल गए हो, अभी तक तो उस नवपरिणता का सम्यक विकास भी नहीं हुआ है। जब अभी से तुम्हारी यह स्थिति है तो उस समय तुम्हारी क्या स्थिति होगी जब ये नव यौवना पूर्णतः यौवन से संपन्न हो जाएगी, जबकि यह नायिका यौवन के पूर्ण विकास बिंदु पर पहुंचेगी, उस समय तुम्हारी क्या दशा होगी। इसी तरह का एक दोहा और भी देखा जा सकता है उदाहरण के रूप में। सब हंसत करतारी दे नागरता के नाव, गयो गर्भ गुण को सरयू गए गंवारे गांव। इस दोहे का अभिधार्थ इस प्रकार है कि किसी नागर अर्थात चतुर व्यक्ति के मूर्खों के गांव में पहुंचने पर सभी मूर्ख
हाथों से ताली बजा बजाकर उसका उपहास करते हैं। उसके समस्त गुणों का परिहास ही होता है। अन्योक्ति में इस दोहे का अर्थ दूसरी तरह से निकलता है कि गुणी व्यक्ति के गुणों की प्रशंसा गुणी लोग ही कर सकते हैं। मूर्खों के मध्य पहुंचकर तो गुणी व्यक्ति का परिहास ही होता है। इस विवेचन के आधार पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनेक प्रकार के आधारों से बिहारी ने अपने दोहों में भाव गांभीर्य की संयोजना की है। दोहे जैसे छोटे से छंद में बिहारी ने जितने भाव भर दिए हैं, अन्य कोई दूसरा कवि लंबे लंबे छंदों को अपनाकर भी वैसी भाव संयोजना नहीं कर पाए हैं, और यही बिहारी की लोकप्रियता का आधार है। अगला बिंदु देखें तो क्रिया विदिकता। क्रिया विदिकता का अर्थ है कार्यकुशलता, अर्थात नायक नायिका द्वारा अपने मनोभावों को इस कुशलता के साथ एक दूसरे तक पहुंचा देना कि वे भाव केवल दो ही अर्थात नायक और नायिका ही समझ सकें। बिहारी ने अनेक दोहों में इस प्रकार की क्रिया विदिकता नायिकाओं का वर्णन किया है। ये नायिकाएं कायिक चेष्टाओं अथवा क्रियाओं के माध्यम से अपने मनोभावों की सफल अभिव्यक्ति कर देती हैं। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है। हर्षी न बोली लखी ललन निरखी अमिल संसाधु आखिन ही में हंसी धरियो शीस किए धरी हाथ। इस दोहे में कवि ने ऐसी कार्य विदिकता नायिका का वर्णन किया है जो मुख से एक भी शब्द न बोलकर अपनी विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही अपने मनोभावों को नायक तक पहुंचा देती है। इस दोहे का सामान्य अर्थ इस प्रकार है। नायिका ने जब नायक के दर्शन किए तो वह हर्ष से खिल उठी, किंतु जब उसने देखा कि नायक के साथ कुछ परिचित लोग हैं तो वह नायक से कुछ भी नहीं बोली और आंखों ही आंखों में हंसकर अपना हाथ हृदय पर रखकर बाद में अपने सिर पर रख लिया। दोहे के गूढ़ार्थ के विश्लेषण पर यह अर्थ भी निकाला जा सकता है कि क्रिया विदिकता नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, तुम मेरे हृदय में बसते हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। वक्ष स्थल पर हाथ रखने का अर्थ है कि शिव की शपथ उठाकर कहती हूँ, हाथ आधी रात को मिलूंगी। दोनों पर्वतों के मध्य वाली वाटिका में कृष्ण पक्ष की द्वितीया को मिलूंगी। यमुना तट पर शिवालय में मिलूंगी। मुझे तुमसे मिलने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण है। सूर्यास्त पर मिलूंगी। इसी तरह से एक और उदाहरण देखा जा सकता है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सौगात। नायक और नायिका घर के बड़े बुजुर्गों से भरे हुए किसी सभा स्थल या घर में बैठे हुए हैं, उस स्थिति का वर्णन है। कहत नायक नायिका से प्रेम का निवेदन करता है, प्रेम के लिए कहता है। नटत नायिका बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति के कारण मना कर देती है। खिलत, लेकिन नायिका के मना करने की अदा पर नायक का हृदय जो है वो खिल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मिलत, फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं। लजियात, और नायिका लज्जा के कारण कि कोई और ना देख ले अपने नेत्रों को झुका लेती है। और इस तरह से वो दोनों सभी के बीच में बैठे हुए भी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से प्रेम पूर्ण बातचीत कर लेते हैं। ये बिहारी की सफलता है कि एक एक शब्द में उन्होंने कितने भावों को भर दिया है। अगला बिंदु देखें, वाग विदिकता। वाग विदिकता का अर्थ है वाणी का चातुर्य। वाणी के चातुर्य का आशय है व्यंग का प्रयोग करते हुए अपने भावों को प्रकट करना। बिहारी की खंडिता नायिकाओं की यह वाग विदिकता देखने योग्य है। उदाहरण के लिए बिहारी का ये दोहा देखा जा सकता है जिसमें खंडिता नायिका नायक के प्रति, जो कि रात भर पर स्त्री का सुख लूट कर लौटा है, अपना रोष प्रकट करते हुए कहती है, पलन पीक अंजन अधर धरे महावर भाल आजू मिले सो भली करी भले बने हो लाल। अर्थात खंडिता नायिका अपने प्रियतम से कहती है कि हे प्रियतम, तुम्हारी पलकों में लगी हुई पान की पीक, जो कि रात में परिस्थित स्त्री के साथ केली क्रीड़ा करते समय पान खाए होठों के द्वारा नायिका द्वारा नायक के पलकों को चुम लेने के कारण बनी है। अधरों पर लगे हुए काजल
नायिका के काजल भरे नेत्रों को नायक के अधरों द्वारा चूमे जाने के कारण और मस्तक पर लगे हुए महावर लगे हुए पैरों वाली नायिका से रति प्रार्थना करने के निमित्त उसके चरणों में मस्तक रखने के कारण बने हुए जो संकेत चिन्ह हैं, इन सारे संकेत चिन्हों से युक्त तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे तुम्हारी सारी वास्तविकता का अर्थात परिस्त्री के प्रति तुम्हारी आसक्ति का ज्ञान हो गया है। इस प्रकार के अनेक दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं जिनमें बिहारी ने वाग विदिकता के बल पर नायिका के भावों को नायक तक पहुंचाया है। इस प्रकार के दोहों में कवि ने वाग विदिकता का आश्रय लेकर भाव सौंदर्य की सृष्टि की है। अगला बिंदु है ध्वनि योजना। ध्वनि योजना का आशय है ध्वन्यात्मक अर्थ की सृष्टि करना। कवि बिहारी के दोहों में सर्वाधिक संख्या ऐसे दोहों की है जिनमें कवि ने ध्वन्यात्मकता के माध्यम से भावों की अभिव्यंजना की है। उदाहरण के लिए ये दोहा देखा जा सकता है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सघन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों चाहती छां। इस दोहे का अभिधार्थ इस प्रकार है। जेठ की दोपहरी की प्रचंडता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जेठ की दोपहरी की प्रचंडता से भयभीत होकर छाया भी स्वयं अपने लिए छाया की कामना करती है और इस कारण दोपहर के समय छाया सघन वनों अर्थात या घरों के भीतर छिपी रहती है। इस दोहे का ध्वन्यार्थ इस प्रकार होगा। स्वयं दूतिका नायिका के घर नायक आया और दोनों ने केली क्रीड़ा की। जब नायक जाने के लिए तैयार हुआ तो नायिका ने उक्त दोहे के माध्यम से जेठ की दोपहरी की प्रचंडता का वर्णन किया, जिसका आशय यह था कि हे नायक, इतनी दोपहरी में कहाँ जाओगे, तनिक यहीं ठहरो, यहीं विश्राम करो। इस प्रकार बिहारी ने ध्वन्यात्मकता के बल पर भावों की अत्यंत गंभीर और सार्थक संयोजना प्रस्तुत की है। और अंतिम बिंदु के रूप में हम अनुभाव विधान को देख सकते हैं। अनुभाव विधान का आशय मुद्राओं, शरीर के विकारों आदि के माध्यम से भावों को अभिव्यक्त करने से होता है। उदाहरण के लिए देखें तो ललन चलन सुनी पलन में आंसुआं झलके आई, भई लड़कई न रुखिन हूँ झूठे ही जमुहाई। अर्थात जब नायिका ने यह सुना कि नायक प्रदेश जाने वाले हैं तो उसकी आंखों में आंसू भर आए, तथापि उसे यह आशंका थी कि उसकी सखियां इन आंसुओं को देख लेंगी, अतः उन आंसुओं को छिपाने के लिए वह जमुआई उबासी लेने लगी। और उबासी लेते समय भी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, तो इस आशय से ही उसने जमुआई ली कि सखियां ये सोचें कि जमुआई लेने के कारण आंखों में आंसू आए हैं, न कि नायक के प्रति वियोग के कारण ये आंखों में आंसू भरे हैं। इस विवेचन के आधार पर बिहारी की काव्यगत विशेषताएं स्पष्ट हो जानी चाहिए। कवि ने विभिन्न साधनों का प्रयोग करके दो पंक्तियों के दोहे में अपरिमित अर्थ और भाव संपदा को संजोने का सफल प्रयास किया है। एक आलोचक के शब्दों में कहें तो बिहारी के दोहों पर समय समय पर बड़े बड़े बकमाल लोगों ने कुंडलियां और कवित्व गढ़ने का प्रयत्न किया है, पर किसी की भी कला ठीक नहीं बैठी। जरा से दोहे में जो अर्थ सिमटा बैठा था वह वहाँ से निकलते ही इतना फैला कि कुंडलियों और कवित्वों के बड़े मैदान में भी नहीं समा सका। मानो गंगा का समृद्ध वेग प्रवाह है जो शिव की लटों से निकलकर फिर किसी के काबू में नहीं आता। इंजीनियर लाख कारस्तानी करें पर भागीरथी के प्रवाह को किसी बड़े से बड़े गड्ढे में भर कर रोक रखना सामर्थ्य से बाहर की बात है, हो ही नहीं सकती और ऐसा हो भी नहीं सकता। और यही बिहारी की रचना की लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार है। धन्यवाद।